नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। राष्ट्र संवाद कार्यक्रम में सभी दर्शकों का बहुत। कल जिस तरीके से ज्ञानव्यापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने, जिला कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला दिया, उसके बाद में मुस्लिम पक्ष की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया और उस फैसले के बाद में जो है खासकर हिंदू पक्ष में बहुत ज्यादा उल्लास और बहुत ज्यादा जन समर्थन भी देखने को मिला था। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे क्योंकि इस मुद्दे को लेकर, इस मामले को लेकर अब पीएफआई की भी एंट्री इस मामले में हो गई है। उन्होंने कोर्ट के इस फैसले को अल्पसंख्यकों के विरोध का फैसला बता दिया। इसी मामले पर हम सीधे चलते हैं हमारे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के पास। सर, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से पीएफआई का बयान अभी सामने आया? जी, वो स्वाभाविक तौर पर वो उनका पक्ष रखना चाहेंगे क्योंकि लोकतंत्र है और उनको अगर ये लगता है कि जो कोर्ट में जो फैसला दिया है, जो जिला कोर्ट आप कह रहे हैं बनारस की, उस कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो उनको लगता है कि उनके पक्ष में नहीं है, जो बिल्कुल दिखता भी है। तो उनको अधिकार है, वो जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और इस पर अपनी जो है वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं। पर ये जो फैसला जो जिला कोर्ट ने दिया है, ये फैसला अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला हो जाता है। आमतौर पर हम ये देखते हैं शोभित जी कि जो छोटी कोर्ट से जो फैसला जो होता है और अगर वो पूरी तरह से हर एक साक्ष्य को देखते हुए जितने भी प्रूफ उनके समक्ष रखे जाते हैं उन सब का फिर पूरी तरह से अवलोकन करने के बाद अगर वो फैसला अगर बहुत मजबूत होता है तो फिर वो ऊपर की कोर्ट में, चाहे वो फिर हाई कोर्ट जाओ आप या फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ, वहाँ पे कुछ ज़्यादा उसमें बदलाव होता हुआ बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि नहीं होता है, वो बदलाव नहीं होता है। तो ये जो जज साहब हैं, अजय कृष्ण विश्वेश्वर साहब हैं, उन्होंने ये फैसला दिया हुआ है और इस मामले में पीएफआई तो अपने हिसाब से जो भी करेगा, लेकिन हिंदू पक्ष में जैसे आप कह रहे थे बहुत बड़ा एक उल्लास और जश्न का माहौल दिख रहा है। हम ये जो संवाद कर रहे हैं आज, ये राष्ट्र संवाद में इस मुद्दे को ले रहे हैं शोभित जी, इसका कारण ये भी है कि उल्लास और जश्न अगर आप मनाना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी श्रद्धा, आप जहाँ मानते हैं कि ये पहले मंदिर ही था और ये आपकी श्रद्धा का विषय है, तो अगर वहाँ आपको फिर से पूजा करने की या कम से कम ये बात जो है लीगली मानी जाती है कि हाँ ये मंदिर था, तो पर जश्न और उल्लास और जो आनंद व्यक्त करना चाहते हैं हम हिंदू पक्ष, उतनी गुजारिश हो सकती है उनसे कि कम से कम उसको जो है एक मर्यादा में रहकर करें, ताकि जो लघुमती है उस लघुमती को ये न लगे कि अब उनके, क्योंकि वो भी तो वहाँ पे कुछ सदियों से वहाँ पे वर्शिप कर रहे थे, तो वहाँ मामला उस तरह से कट्टरता की तरफ नहीं जाना चाहिए जिससे दो समुदाय, दो धर्म के बीच में कड़वाहट फैल जाए और माइनॉरिटी को ये लगना शुरू हो जाए कि ये आने वाले दिनों में क्या हम यहाँ सुरक्षित रहेंगे या फिर हमारी हर चीज़ पर क्या कब्जा किया जाएगा। ऐसा माहौल नहीं बनना चाहिए। अदरवाइज, और ये बात भी इसमें बिल्कुल सत्य है कि ये जो है मुस्लिम धर्म जो है, इस्लाम जो है, वो तो बाहर से आया हुआ धर्म है, यहाँ के तो है नहीं। तो यहाँ जो भी चीज़ है, जब उनका शासन था तो शासन के दौरान खासकर जो विशेष रूप से हिंदू धर्मस्थल थे उस पर जो है वो कब्जा किया गया था, उसको अपने धर्मस्थल के रूप में परिवर्तित किया गया था। तो ये तो सत्य है। अब चलते हैं इस फैसले की ओर। ये जो है 5 महिलाएं थी शोभित जी, जिन्होंने श्रृंगार गौरी पूजा करने को लेकर ये अपनी याचिका दायर की थी। एक थी राखी सिंह थी, एक लक्ष्मी देवी थी और सीता शाहू थी, मंजू व्यास थी और रेखा पाठक थी। तो इन लोगों ने ये याचिका दायर की थी कोर्ट में और उन्होंने कहा था कि इसका जो है पूरा एक तरह से किया जाए, ताकि उसके बाद एक वीडियोग्राफी सर्वे भी हुआ था और आप सबको याद होगा कि उसके कुछ वीडियोस लीक भी हुए थे और उसको लेकर भी कुछ मेरे ख्याल से 1 हफ्ता तक जो है पूरे देश में बहस चली थी कि देखिए ये जो है वो फवारा नहीं है, ये शिवलिंग है ना। उस तरह के बहुत सारे विवाद पैदा उस समय हुए थे। पर अब जबकि कोर्ट ने कह दिया है, वह जिला कोर्ट ने, तो किन किन मुद्दों पर कहा है कोर्ट ने, ये हम उन बिंदुओं पर आते हैं। कोर्ट ने कहा है कि एक तो मुस्लिम पक्ष का ये था कि भी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, ठीक है, वो उन्होंने उसका एक रखा था अपना पक्ष उसके आधार पर कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991,
वो उसके तहत धर्मस्थल का स्वरूप बदला नहीं जा सकता और ज्ञान व्यापी में सैकड़ों सालों से, मतलब सैकड़ों वर्षों से नमाज अदा की जा रही है और इसीलिए इस पर भी ये एक्ट लागू पड़ता है। और जो ये जो कानून है उसकी जो सेक्शन 4 है वो इस मामले में केस की सुनवाई को रोक सकती है, ये इनका पक्ष था। और जबकि हिंदू पक्ष ये कहता था कि ज्ञानव्यापी के जो बेस है उसका वही जो है विश्वेश्वर का मंदिर है वो, और ऊपर का जो एक ढांचा है वो अलग है, पर जो बेस है वो बिल्कुल अलग है और वो मंदिर का बेस है। ठीक है, अब जब तक किसी स्थल का धार्मिक स्वरूप तय नहीं हो सकता तब तक ये एक्ट जो है वो लागू नहीं किया जा सकता। अब कोर्ट ने क्या टिप्पणी दी है हम बताते हैं दर्शकों को कि कोर्ट की टिप्पणी ये है कि हिंदू पक्ष के मुताबिक 15 अगस्त 1947 के पहले से वर्ष 1993 तक ज्ञान व्यापी में प्रतिदिन श्रृंगार गौरी पूजा की जाती थी और इसीलिए ऐसे ये जो एक्ट है उसकी सेक्शन 4 जो है के तहत सुनवाई को रोका नहीं जा सकता। ठीक है, और हिंदू पक्ष ने अपने दावे करने के लिए उस हिंदू पक्ष को भी पूरा समय, पर्याप्त मात्रा में समय मिलना चाहिए। कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। अब देखिए दूसरा मुद्दा ये भी है कि इस पर जो है वो वक्फ बोर्ड जो है, मुस्लिम वक्फ बोर्ड जो है उसका नियंत्रण इस पूरी इमारत पर है, क्योंकि हम जानते हैं जितने भी धार्मिक स्थल ये सब होते हैं तो वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो मुस्लिम पक्ष ने ये कहा कि ये जो है वक्फ की संपत्ति है ये, ठीक है, और वक्फ एक्ट जो है उसकी कलम मतलब सेक्शन 84 के अंतर्गत वक्फ संबंधित मामले की सुनवाई सिविल कोर्ट में नहीं हो सकती। जबकि हिंदू पक्ष ने फिर ये कहा कि औरंगजेब ने मस्जिद निर्माण के लिए वक्फ बोर्ड बनाया, मस्जिद निर्माण के लिए वक्फ बोर्ड नहीं बनाया था और उन्होंने इस स्थल पर कब्जा किया हुआ है। और इस पर कोर्ट की टिप्पणी जो है, मैं हम लोग विस्तार में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि दर्शक समझ पाए चीजें क्या है कि और जगह आप देखते हैं बहुत गहमा गहमी होती हैं, दलीलें होती हैं, एक दूसरे को पछाड़ने की बात होती है, तो असल जो हुआ क्या है कोर्ट में ये बहुत कम लोग बताते हैं। तो हम ये बता रहे हैं, तो कोर्ट ने इस पर टिप्पणी अपनी दी है, जो अर्ज करता है, जो जिसने याचिका दायर की वो बिन मुस्लिम है, ठीक है, और वक्त का जो एक्ट है उससे वो अनजान है क्योंकि वो मुस्लिम है ही नहीं, तो उनको इस एक्ट का पता भी नहीं है। और ऐसे में ये जो आपका वक्फ का एक्ट जो है 85 आप बता रहे सेक्शन 85, उस एक्ट का यहाँ पे अमलवारी उसकी नहीं हो सकती है, ठीक है। और इस याचिका में सिर्फ पूजा करने की ही परमिशन मांगी गई है, संपत्ति की जो मालिकी है इस पूरे स्थल की वो नहीं मांगी गई है, सिर्फ पूजा करने की मांग है। तो उस पर ये कोर्ट की टिप्पणी रही। अब मुस्लिम पक्ष ने फिर जो है काशी विश्वनाथ मंदिर का जो एक्ट है उसका फिर वहां पे उन्होंने कहा कि भाई श्री काशी विश्वनाथ मंदिर एक्ट की जो पूरी रचना है उसके तहत ये कोर्ट इस पर सुनवाई नहीं कर सकती है, जो 1983 का एक्ट बना हुआ है। तो कोर्ट ने उसमें कहा है कि पूजा करने के हक का जो दावा किया जा रहा है, ठीक है, उसे सुनने के लिए इस एक्ट में कोई मनाही नहीं है। और मुस्लिम पक्ष ये साबित करने में विफल रहा है कि ये जो पूरा ज्ञानव्यापी मस्जिद वाला जो मामला है वो विश्वनाथ महादेव के मंदिर के एक्ट के तहत आता है, तो ये पक्ष साबित नहीं कर पाया। तो ये सब दलीलें हुई, ये सब टिप्पणियां हुई कोर्ट के द्वारा, उसके बाद ये फैसला जो है ये आया है जो हिंदू पक्ष में है कि उनको पूजा अगर करनी है तो कर सकते हैं। फिर भी जवाब देने के लिए 22 तारीख तक का उनको वक्त दिया हुआ है। अब ये जाएगा कोर्ट में, लेकिन जो पहला फैसला है मुझे लगता है कि वो उसी के बेस पे चीजें जो है आगे बढ़ेगी। शोभित जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस संवाद में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं दूसरे संवाद की तरफ और वो गुजरात से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि जिस तरह से गुजरात में साल के आखिरी में चुनाव होने हैं और उसको लेकर जो है राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो गुजरात में अपने आप को मजबूत साबित करने के लिए भरकस प्रयास कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल की बात करेंगे क्योंकि लगातार फिर से वो गुजरात दौरे पर है और कल एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है, आपको भी पता होगा, जिस तरीके से वो ऑटो से जाना चाह रहे थे किसी ऑटो वाले के यहाँ डिनर करने, लेकिन सुरक्षा कांडों से पुलिस से उनकी नोकझोंक हो गई। क्या कुछ कहेंगे इस मामले को लेकर, क्योंकि ये ऑटो कार्ड इसे कहकर
कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये अरविंद केजरीवाल का ऑटो कार्ड है, जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में किया था वही चीज जो है अब वो गुजरात में करना चाह रहा है। आपको लगता है कि सफल होंगे? अब देखिए, सफल होंगे नहीं होंगे ये तो 2022 के जो चुनाव के परिणाम है शोभित जी, वो ही बता सकते हैं, और हम अभी से तो कह नहीं पाएंगे, क्योंकि राजनीति मैं हमेशा कहता हूं कि एक पानी की तरह है, तरल है बिल्कुल। आप जिस समय जिस तरह का बर्तन उसे मिल जाएगा, उसी बर्तन के स्वरूप में आपको राजनीति जैसे पानी दिखता है वैसे मिलेगी। वो बर्तन आम आदमी पार्टी का हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है, या कांग्रेस का हो सकता है, या किसी का भी नहीं हो सकता। और ये भी हो सकता है कि एक त्रिशंकु पूरा मामला बन जाए, जहां पे फिर वो देखना पड़े कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन है और उसके साथ कौन मिलकर सरकार बना सकता है। ये भी हो सकता है, अभी से कहना मुश्किल है। लेकिन एक चीज बिल्कुल कह सकते हैं कि केजरीवाल साहब जो है, जैसे आपने कहा, बिल्कुल वो यहाँ दिल्ली में भी ऑटो वाले पर उन्होंने बहुत बड़ा दाव लगाया था और वो दाव उनका सफल रहा था। ठीक है, हम इससे आगे बढ़े। मैं चाहूंगा कि कल जो ये नोकझोंक हुई है ना, उसका ये जो दोनों के बीच में जो संवाद हुआ है, जो नोकझोंक के स्वरूप में है, केजरीवाल साहब और ये हमारे गुजरात के पुलिसकर्मी, अगर एक बार हम सुना दे, वो सुन सके, इसको अगर प्ले कर सके हम, तो एक बार सुना दे। मेरी है, उसका तो फ्री है उसकी जिम्मेदारी से। मैं इन ऑटो वाले के साथ जाना चाहता हूँ, मुझे कैसे रोक सकते हैं? मैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं पब्लिक में जाऊंगा, आपका पब्लिक में नहीं जा सकते। फिर ऐसी सिक्योरिटी का क्या फायदा? ये आपके ऊपर धब्बा है, ये गुजरात की सिक्योरिटी के ऊपर धब्बा है कि आप एक ऑटो में एक मुख्यमंत्री को नहीं ले जा सकते। क्या सिक्योरिटी देंगे आप? आपके ऊपर धब्बा है ये। आपको शर्म आनी चाहिए कि एक मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल अगर जनता के बीच में, आज गुजरात की जनता इसलिए दुखी है क्योंकि आपके नेता जनता में नहीं जाते हैं। हम जनता में जा रहे हैं और आप जो है जनता में जाने से रोक रहे हैं। ये प्रोटोकॉल है आपका गुजरात का। ये इसीलिए इस प्रोटोकॉल ने गुजरात की जनता को दुखी कर रखा है, आपके नेताओं को। आपके नेता जनता में नहीं निकलते हैं, जनता दुखी है। आपके नेताओं को कहिए थोड़ा प्रोटोकॉल तोड़ के निकले जनता के अंदर। जनता बहुत दुखी है आपके नेताओं से। हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप ले जाइए अपनी सिक्योरिटी, हमें नहीं चाहिए। जबरदस्ती कर रहे हैं आप। आपने ऐसे कैद करके रखा हुआ है हमें, सर। यहाँ आपने हमें कैद करके रखा है सिक्योरिटी के लिए सर कम्युनिकेट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को, और मेरे को नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। आप जबरदस्ती दे रहे हैं सिक्योरिटी, मुझे नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे जनता में जाना है, मुझे जनता में जाना है, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप अपनी सिक्योरिटी अपने मुख्यमंत्री को दीजिए, आप अपनी सिक्योरिटी अपने मंत्रियों को दीजिए। मैं जनता का आदमी हूँ, जनता के बीच में जाऊंगा मैं। आप अपनी सिक्योरिटी अपने पास रखिए, नहीं चाहिए। आपने तो मुझे कैद करके रखा हुआ है, आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। ये अरेस्ट है। हम सिक्योरिटी आप मुझे ऑटो में जाने के लिए प्रोटोकॉल आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। मैंने आपको लिख के दे दिया, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप जबरदस्ती दे रहे हैं मुझे सिक्योरिटी। मैंने अभी आपको चिट्ठी लिख के दे दी कि मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं मैं तो दूंगा सिक्योरिटी, तो आप तो मुझे कैद कर रहे हैं। यू आर अरेस्टिंग मी, यू कैन नॉट अरेस्ट मी। मुझे जनता के बीच में जाना है, मैं जनता का आदमी हूँ सर। मेरे को ऐसी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मेरे साथ ऊपर वाला है, ऊपर वाले से बड़ी कोई सिक्योरिटी नहीं है। જાડેજા સાહેબ તમે બેસી જાઓ, આમાં હું એમ કહું છું, અને બે ગાડીઓ આપણે આગળ લઈ લો। ક્યાંય પ્રોબ્લેમ નહીં થાય, અમે બેઠા છીએ ને। सारे कैमरे मैंने बोल दिया कि मुझे। तो ये देख रहे थे आप, एक पूरा एक वाकया हुआ। अब उसमें देखने की बात यह है कि पुलिस को वो कह रहे हैं कि मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। शोभित जी, आपने सुना, ठीक है। वो कह रहे हैं आप हमको किसी की सिक्योरिटी नहीं चाहिए। और फिर उसमें ये भी वो भी कहते हैं, आप सुन सकते हैं, जो कल उन्होंने कहा कि भाई आपको अगर सुरक्षा देनी है, सिक्योरिटी देनी है, तो फिर आप गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को दे दे या उनके नेताओं को दे दे। और उन्होंने एक चिट्ठी पे लिख दिया, अपने हस्ताक्षर से वहाँ हस्ताक्षर भी कर दिए
कि मैं अपनी जिम्मेदारी पे यहाँ इस ऑटो में बैठ के जा रहा हूँ और अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी, ये करके वो निकल गए। अब सवाल ये होना चाहिए हम सबके मन में कि ये करने की जरूरत क्या है। ये करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि मैं बड़े इत्मीनान के साथ एक चीज कह सकता हूँ, जिसमें मैं कहीं बिल्कुल जो है वो मैं दूसरी राय नहीं रखता हूँ। वो ये है कि एक पूरा जो ड्रामेटिक्स वाला एक जो पॉलिटिक्स होता है, जिसमें ड्रामा भरपूर होता है, हर चीज जो है वो अपने नाटकीय अंदाज में होती है, ये इस तरह के पॉलिटिक्स की शुरुआत जो है, जैसे आप नेता है और सामने जो जनता बैठी है वो समझ लीजिए कि ऑडिटोरियम में बैठे हुए दर्शक हैं और जो मंच पे नेता खड़ा है वो एक एक्टर है। ये जो स्थिति की हमने शुरुआत होती हुई देखी थी, हमने वो 2001-2 में गुजरात से हमने होती हुई देखी थी, जिसमें नरेंद्र भाई उस मंच के नायक हुआ करते थे और जो जनता होती थी वो दर्शक या प्रेक्षक हुआ करती थी। और फिर वो जो अपने अपना अलग अलग अंदाज में जो है वो फिर वो अपने भाव भंगिमा के साथ जो भाषण किया करते थे, उस भाषण से, उस आरोह अवरोह से, उस पूरे एक प्रयोग से ऐसा लगता था कि कोई एक अद्भुत एक्टर जो है वो मंच पे खड़ा है और वो एक पॉलिटिशियन का रोल प्ले कर रहा है। तो इस ड्रामेटिक्स को, इस पॉलिटिक्स को अगर किसी ने एक स्टेप और आगे कोई अगर लेके गया है तो ये केजरीवाल साहब है। वो सिर्फ मंच पे एक्टिंग नहीं करते, वो कहीं भी कर लेते हैं। जैसे अभी आपने देखा ऑटो में कर ली, वो चलते चलते भी कर लेंगे, वो कुछ भी, मतलब जो भी करते हैं वो पूरा ड्रामेटिक से भरा होता है, हर चीज में नाटकीय अंदाज होता है। और ये जताने की कोशिश की जाती है कि मैं आप ही की तरह एक आम आदमी हूं। वो पुलिस वाले को ये भी कह रहे थे कि यार आपने तो हमको पकड़ के रखा हुआ है, हमको घेर के रखा हुआ है, हमको आपने बिल्कुल जो है वो एक तरह से घेराबंदी करके हमको जमा करके रखा हुआ है। ये हमेशा इस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं कि एक जैसे आम आदमी होता है जो हर तरह की छोटी छोटी परिस्थितियों का शिकार बनते हुए परेशान होता है, तो वो अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि मैं जो हूं, मैं भी आप ही की तरह हूं। देखिए, मैं पुलिस मुझे परेशान कर रही है, मुझे ऑटो से जाना है लेकिन मुझे पुलिस जो है वो जाने। तो एक मुख्यमंत्री होते हुए भी एक वो नकाब उन्होंने बहुत बढ़िया सा बना के रखा हुआ है आम आदमी का, और इसका असर होता है लोगों पर। ये ड्रामा है लेकिन इस ड्रामे का असर लोगों पर होता है, लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। दिल्ली में 3 टर्म से हो रहे हैं। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि वही उनका जो एक्टिंग, जो उनकी स्किल है, उसका प्रदर्शन वो बढ़िया से गुजरात में करें, और ताकि गुजरात के भी जो आम आदमी है, जिसमें ऑटो वाले से लेके, रेडी वाले से लेके, दिन में मजदूरी करके रोज का रोज खाना जो कमाते हैं, वो सब जो है उनके साथ हो। तो ये उनका एक बहुत बड़ा एक कर्तव्य है, कला भी है उनमें, तो वो दिखाते हैं। उसी का हमने जो है ये एक मुजाहिरा देखा है कि ये बड़े मास्टर आदमी है और करते हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वो जो है इसके साथ साथ ये भी करते हैं कि विक्टिम कार्ड प्ले कर लेते हैं। जैसे वो कहते हैं कि यार देखो मेरे साथ ये हो गया, देखो मेरे साथ वो हो गया, और वो फिर अपने आप को जनता को उनके साथ जोड़ देते हैं। उनका तात्पर्य सब करने के लिए ये होता है कि वो उन्हीं में से एक दिखे जो सब सिस्टम के विक्टिम होते हैं। तो वो विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए अपने प्रति जो है लोगों की सहानुभूति आकर्षित करते हैं। और कल भी जो उन्होंने किया वो एक उसी का एक उदाहरण था। वो गए कल घाटकोड़िया विस्तार है अहमदाबाद में, वहाँ वो गए और वहाँ जाकर उन्होंने फिर वो खाना वाना भी खाया घर पे, और फोटो वोटो भी खिंचवाई जम के सबके साथ, ताकि, और ये पहले भी कर चुके। अब बारी गुजरात की है, तो गुजरात में आने वाले दिनों में आपको शोभित जी इस तरह की ऐसी चमत्कारिपूर्ण नाटकीय देखने को मिलेंगे जो गुजरात की राजनीति में शायद इतने कभी न देखी हो। बिल्कुल कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल का अपना अलग अंदाज है, और जनता उस अंदाज को कितना पसंद करेगी वो आने वाला समय ही बताएगा। बढ़ते हैं तीसरे संवाद की तरफ, और वो काफी अहम है क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले, 3-4 दिन पहले हमने प्रमुखता से उठाया था कि जो है विशेष भत्ते का प्रावधान किया गया था सरकार के द्वारा पुलिस कर्मियों के लिए, और एक थी कि
इस भत्ते को तो हम दे रहे हैं, सरकार का ये कहना था कि पुलिस कर्मियों की मांग पर हम इस भत्ते को तो दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद एक शपथ पत्र पे जो है या एफिडेविट पे पुलिस कर्मियों को साइन करने होंगे कि इस भत्ते को लेने के बाद अन्य कोई वो मांग फिलहाल नहीं करेंगे। इस मुद्दे पर हमने पिछले दिनों खुलकर बात की थी और कल कह सकते हैं हमारे पास एक खबर आई है कि इस भत्ते मतलब इस शपथ पत्र को जो है सरकार के द्वारा वापस ले लिया गया। सोशल मीडिया पर भी पुलिस कर्मियों की काफी कुछ प्रतिक्रिया इस पर देखने को मिली थी और अब ये बड़ी खबर है गुजरात पुलिस कर्मियों के लिए कि इस शपथ पत्र को भरना अनिवार्य नहीं होगा। क्या कुछ कहेंगे सर इस बारे में? मुझे याद है हमने 7 सितंबर को इस पर कार्यक्रम किया था जी, और इस पर हमने विस्तार से बात की थी जी। और पिछले देखिए कुछ महीनों से ये हो रहा है कि पुलिसकर्मी जो है जब बार बार जब ये कार्यक्रम इस तरह का इस मुद्दे पर बात करते हैं तो हम ये कहते हैं और सब जानते भी हैं कि पुलिस फोर्स जो है वो एक डिसिप्लिन फोर्स है, ठीक है, और उस फोर्स में एक हद से ऊपर जाकर नेता को लांग कर चीज अपना मुद्दा हो, कोई भी अपनी मांग हो, तकलीफ हो या आपत्ति हो, जो भी हो, लेकिन आगे उसको में रखने की छूट नहीं होती। ये मुद्दा हालांकि सतह से नीचे तो उबल रहा था, मैं बताऊं आपको, काफी सालों से, लेकिन इसका कोई समाधान हो नहीं रहा था। जब भी ये होता था, पहले होता था, बहुत सालों पहले की बात करता हूँ, जो पुलिस कर्मियों की मांगों को, अब देखिए आईपीएस बात नहीं कर रहा हूं मैं, कर्मचारियों की जो कांस्टेबल है, कांस्टेबल उस छोटे होदे में उसकी बात कर रहा हूं। अब वो कर दिया गया उसको, कोई कुछ हो नहीं रहा था। अब कुछ महीनों हम देख रहे हैं कि बोल रहे हैं, उन्होंने एक आंदोलन भी किया, सचिवालय के बाहर भी वो बैठे थे, पुलिसकर्मी के भी आंदोलन किया, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चला, डीपी में उन्होंने अपनी जो स्टेटस होता है उसमें मांग करते हुए, उन्होंने ग्रेड पे की मांग करते हुए सब अपने पोस्टर लगाए, ये सब हो रहा था। ऐसे में हो गई, आप फिर से आती है आम आदमी पार्टी। अब हमारे मजबूरी है कि हमको इसके बारे में बात करनी पड़ती, क्योंकि हर चीज अभी गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह के फैसले वो मजबूर हो रही है, वो मजबूर इसलिए हो रही है क्योंकि कांग्रेस का प्रेशर काम अब तक नहीं कर रहा था। ये नई जो आई पार्टी है, इसका प्रेशर काम कर रहा है। केजरीवाल की भावनगर में एक सभा थी कुछ दिनों पहले, और वहां कुछ जो पैरा पुलिस जिसको कहते हैं, जीआईएसएफ के पुलिसकर्मी जो थे, सुरक्षा जवान थे, उन्होंने खुलकर आके बात की कि भाई हमारा शोषण किया जा रहा है पिछले 25 सालों से, 26 सालों से, सिर्फ 11,000 की फिक्स तनख्वाह पर काम कर रहे हैं, हमारा इससे आगे कुछ ना आगे बढ़ रहा है, ना हमको कोई उम्मीद लगती। उसके बाद द्वारिका में एक पुलिसकर्मी जो है, एएसआई है मेरे ख्याल से, उन्होंने जो है इस पर खुल के मांग की, उसने बयान भी दिया और उसने कहा कि ये तो हमारे साथ जो है जो ग्रेड पे हवाला नहीं किया, ये अन्याय है। उस कर्मचारी के खिलाफ एक्शन लिया गया, उसको सस्पेंड कर दिया। उसके बाद एक महिला है, उससे पहले एक महिला कांस्टेबल थी नीलम बहन, जब वो इस आवाज उठाई थी, मैं बात कर रहा हूँ कुछ 4-5 महीने पहले की, हमने उस समय भी किया था, उनको हमने लाइव कार्यक्रम में बैठाया था, बड़ी हिम्मत करके उन्होंने बात की थी उनसे। उनकी जो हालत हुई है शोभित, उन पर केस दिया गया, उनको एक केस में जो है उनको गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद अब उनकी स्थिति बहुत, नौकरी को लेकर बहुत तकलीफ में हो। अभी वो है फोर्स में अभी, लेकिन सस्पेंडेड है जहां तक मेरी जानकारी है। तो ये सब अलग अलग जगह पे गुजरात में पुलिस कर्मियों के द्वारा हो रहा था। ऐसे में आके केजरीवाल ने एंट्री कर दी। अब कहा कि भैया मैं अगर सरकार में आऊंगा तो पुलिस कर्मचारियों का जो ग्रेड पे है वो पूरे देश में सबसे बढ़िया कर दूंगा मैं। अब जिस मांग को लेकर 1 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मी गुजरात के 1,06,000 के आसपास होते हैं, आर्म्ड और अनआर्म्ड दोनों मिला के, ये अगर इनको कोई कहे कि भैया ये नहीं कर रहे, मैं कर दूंगा, आप मुझे मेरी सरकार को बनाने में यहाँ पे मदद कीजिए। और फिर आम आदमी पार्टी का जो सिंबल है झाड़ू, शोभित भाई, वो फिर हर पुलिसकर्मी के अगेन सोशल मीडिया स्टेटस में वो झाड़ू दिखने लगा। तब जाके गुजरात सरकार ने 550 करोड़ रुपए का पैकेज, इंसेंटिव पैकेज घोषित किया। उस खबर को हमने उस दिन चलाया था कि इसमें बहुत
इस इंसेंटिव पैकेज से पुलिसकर्मी और नाराज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहां पे उनको फिर एफिडेविट करना पड़ेगा 300 रुपए के स्टैंप पेपर पे कि अब इससे आगे मैं सरकार से किसी और लाभालाभ की उम्मीद नहीं रखूंगा। अब हो गया और बखेड़ा, अब बखेड़ा शुरू हो गया। अब फिर क्योंकि तो केजरीवाल तो अब तो महीने में 15 दिन वहीं रहते हैं, ठीक है, तो वहां से एक मैसेज गया था कि मुझे पता है क्योंकि ये पब्लिक निवेदन नहीं है, पर मुझे पता है कि एक विशेष रूप वर्ग के जो कुछ लोग हैं वहां गुजरात पुलिस में जो बिल्कुल आम आदमी पार्टी से एफिलिएटेड हो चुके हैं, उनको कहा गया है, वो एक व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं। वहां पे एक पुलिस कर्मियों का व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, उन पुलिस कर्मियों का जो आम आदमी पार्टी के समर्थक है, और वो बड़ा हिडन वे में चल रहा है जिससे गुजरात सरकार को इसकी खबर ना पड़े, उसकी भनक ना लगे। तो वहां उन्होंने एक जो है मैसेज डलवाया था कि आप हर पुलिसकर्मी को बता दो कि ये जो है इसका विरोध करें और मेरी सरकार बनेगी तो मैंने जो वादा किया है मैं वो बिल्कुल आपको ग्रेड पे दूंगा ही दूंगा। अब ये खबर जो है गृह विभाग को पड़ी, मैं कहा कि साहब ये परेशानी हो जाएगी, तो उन्होंने मजबूरन जो है फिर से एक यू टर्न लिया और उन्होंने कहा कि नहीं, जो हम कह रहे थे आपको कि आपको कंपल्सरली 300 रुपए के स्टैम्प पेपर पर एक एफिडेविट देनी पड़ेगी जिसमें ये कहना पड़ेगा कि मैं आगे आने वाले समय में कोई भी लाभालाभ की उम्मीद सरकार से नहीं करता हूं, वो एफिडेविट अब करना कंपलसरी नहीं है। ये फैसला सरकार को लेना पड़ा। ये फिर से मैं कह रहा हूं कि ये केजरीवाल इफेक्ट है। गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब थक जाएगी, क्योंकि मैं बताऊं आपको इतने सारे पेंडिंग इश्यूज हैं सरकार में, उस बता रहे थे। आज भी हम कह सकते हैं कि जो गुजरात सरकार के कर्मचारी है जो सीधे आते हैं उनके तहत, मैं उन कर्मचारी की कोई बात नहीं कर रहा हूं जो मेट्रोज में है, नगर निगम में है, पंचायत में है, वो नहीं कह रहा हूं मैं जो सीधे गुजरात सरकार के विभागों के तहत काम करते हैं वो कर्मचारियों की संख्या 7.5 लाख के आसपास है। उनके इश्यूज जो है वो इतने सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन्हीं को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। फिर आता है आंगनवाड़ी है, टीचर्स हैं, फिर आप डॉक्टर्स हैं, फिर मैं बताऊं आपको, फिर जो म्यूनिसिपैलिटीज लेवल के जो कर्मचारी हैं, फिर जो सफाई कर्मचारी, इश्यूज की भरमार पड़ी है। 26 साल में इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि इन्होंने इश्यूज को दबाया है, इश्यूज को कभी जो है वो उसका समाधान नहीं किया। तो अब ये केजरीवाल हर एक चीज में वादा वचन देते जाएंगे और अब यहाँ पे यूटर्न लेना पड़ा है, पता नहीं और आगे इन 3 महीनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि गुजरात सरकार का एक बड़ा फैसला था और उस बड़े फैसले में जो है वापसी होती हुई भी दिखी और सीधा फायदा जो है इससे गुजरात पुलिसकर्मियों को मिलेगा। राष्ट्र संवाद कार्यक्रम में फिलहाल आज के लिए इतना ही। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों को वो हमारी वेबसाइट यानी कि www.kalamkartavya.com पर जाकर देश दुनिया की खबरों को वो जान सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।